तारीख 7 जनवरी 2026। अटलांटिक सागर में तेल का एक टैंकर मारिनेरा दौड़ लगा रहा था। उसके ऊपर रूस का झंडा लगा था। वो जल्द से जल्द अपने देश की समुद्री सीमा में घुसना चाहता था क्योंकि उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर प्लेन और युद्धपोत लगे थे। इसकी जानकारी रूस को मिल चुकी थी। उसने अपनी नौसेना को टैंकर बचाने के लिए भेज दिया था। रूस ने अमेरिका को दरख्वास्त भी भेजी थी कि उसके टैंकर को ना रोका जाए, लेकिन जब तक रूसी नौसेना पहुंचती, अमेरिकी सैनिकों ने उस पर कब्जा कर लिया था। वे उसको पकड़कर अपने साथ ले गए। अमेरिका का कहना है कि ये टैंकर वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। उसने बीच रास्ते में अपना झंडा भी बदला था, इसलिए उसको पकड़ा गया है। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताया है। उसने अपील की है कि मारिनेरा पर सवार रूसी नागरिकों को सभी अधिकार दिए जाएं और उन्हें जल्द से जल्द रिहा भी किया जाए। लेकिन अमेरिका का ऐसा इरादा लगता बिल्कुल नहीं है। उसने साफ किया है कि वेनेजुएला के तेल पर सिर्फ और सिर्फ उसका कंट्रोल होगा। उसने रूसी क्रू के खिलाफ मुकदमा चलाने का इशारा भी किया है। 7 जनवरी को ही अमेरिका ने एक और टैंकर जब्त किया है। इसका नाम है एम सोफिया। इसको वेनेजुएला की घोस्ट फ्लीट का हिस्सा बताया जा रहा है। घोस्ट या शैडो फ्लीट टर्म का इस्तेमाल ऐसे टैंकर्स के लिए किया जाता है जो प्रतिबंधों से बचने के लिए फर्जी पहचान का सहारा लेते हैं। वे बीच रास्ते में अपना झंडा बदल लेते हैं और अक्सर ट्रैकिंग सिस्टम डिसेबल कर लेते हैं ताकि कोई उनकी अगली लोकेशन का पता ना लगा पाए। इसके जरिए ऐसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हो। मौजूदा समय में इन फ्लीट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देश कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे। सोफिया एम और मारिनेरा भी इन प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं। अमेरिका ने इन्हें इसी आरोप में जब्त भी किया है। सोफिया एम पर किसी देश का झंडा नहीं लगा था। उसको वेनेजुएला के पास पकड़ा गया है। वेनेजुएला पर इस समय अमेरिका का ठीक ठाक कंट्रोल भी है। 2 जनवरी को उसने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया था। तब से वेनेजुएला बैकफुट पर है। वो अपना तेल भंडार अमेरिका के साथ बांटने के लिए राजी है। इस संबंध में उसकी बातचीत भी चल रही है। लेकिन दूसरे टैंकर मारिनेरा की बात अलग है। जब्ती के वक्त उस पर रूस का झंडा लगा था। उसमें कई रूसी नागरिक भी सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारिनेरा 1 दिसंबर 2025 को ईरान से रवाना हुआ था। तब उसका नाम बेला 1 था। 15 दिसंबर को वो वेनेजुएला के करीब पहुंचा। तभी अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उस पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन टैंकर किसी तरह पीछा छुड़ाकर भागने लगा। रास्ते में उसने अपना नाम बदलकर मारिनेरा कर लिया। उसने अपने ऊपर रूस का झंडा भी लगा लिया और रूस ने आधिकारिक तौर पर उसको अपनी शिपिंग रजिस्ट्री में शामिल भी कर लिया। इसके बाद रूस ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए मैसेज भेजा कि मारिनेरा का पीछा न किया जाए। इसके बावजूद अमेरिका उसके पीछे लगा रहा। फिर उसको ब्रिटेन से भी मदद मिली। जब वह पीछे नहीं हटे तब रूस ने अपनी एक नौसैनिक पनडुब्बी रवाना की। पनडुब्बी को मारिनेरा को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही खेल हो चुका था। रूस लंबे समय से इस तरह के टैंकर्स ऑपरेट कर रहा है। शैडो फ्लीट के कम से कम 50% जहाज उसका तेल ढोते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उन्हें इस तरह जब्त करने की हिम्मत नहीं की थी। अमेरिका के ऑपरेशन ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। उसने संकेत दिया है कि वो आगे भी ऐसे ऑपरेशंस करता रहेगा। अमेरिका के पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। उनके पास ज्यादातर इलाकों में इस तरह के ऑपरेशंस चलाने की काबिलियत भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वे बिना किसी चुनौती के ऐसा कर पाएंगे। रूस ने मारिनेरा के जब्त होने पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वो इसको हल्के में नहीं लेना चाहेगा। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी दुविधा की घड़ी है। अगर उन्होंने जवाब दिया तो अमेरिका से सीधी टक्कर की आशंका बढ़ सकती है। चूंकि ट्रंप रूस को यूक्रेन में कुछ छूट देने को तैयार हैं, तो सीधी टक्कर की स्थिति में वो लेवरेज हाथ से जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने अच्छे से जवाब नहीं दिया, फिर अमेरिका का इरादा और मजबूत होगा। इससे मैसेज जाएगा कि रूस अमेरिका का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इसका असर यूक्रेन पीस डील या रूस के प्रभाव क्षेत्र पर दिख सकता है। यूक्रेन ने मारिनेरा के पकड़े जाने का स्वागत किया है और ट्रंप सरकार को शुक्रिया भी बोला है। ये बात पुतिन को परेशान करेगी। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने रूस के हितों को काफी नुकसान पहुंचाया है। दिसंबर 2024 में सीरिया से बशर अल असद का तख्ता पलट हो या जनवरी 2026 में निकोलस मादुरो की किडनैपिंग, ये दोनों नेता रूस के करीबी थे। उनके जाने से इन देशों में रूस का वर्चस्व अचानक खत्म हो गया। हालांकि इनसे रूस के हित अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े थे, लेकिन टैंकर तो रूस का अपना था। उसके टैंकर पर हमले का मतलब रूस की जमीन पर हमला है। अगर रूस इसको गंभीरता से नहीं लेता है तो उसका महाशक्ति बनने का सपना खटाई में पड़ सकता है। चलिए अब ट्रंप के एडवेंचर प्लान से जुड़े 3 अपडेट्स जान लेते हैं। पहला अपडेट वेनेजुएला से है।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला के भविष्य को लेकर नया प्लान पेश किया है। इस प्लान के मुताबिक वेनेजुएला को 3 चरणों में कथित तौर पर स्थिर और लोकतांत्रिक बनाया जाएगा। पहले चरण में कच्चे तेल के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। इसमें अमेरिका का इरादा 30 से 50 मिलियन बैरल तेल लेने का है। इस तेल को मार्केट रेट पर बेचा जाएगा। उससे मिलने वाला पैसा अमेरिका कंट्रोल ही करेगा। वो ये भी तय करेगा कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च करना है। दूसरे फेज में अमेरिकी और पश्चिमी देशों की दूसरी कंपनियों के लिए वेनेजुएला का मार्केट खोला जाएगा और तीसरे फेज में आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकतांत्रिक सरकार के लिए रास्ता बनाया जाएगा। रूबियो ने अपना प्लान तो बता दिया है, लेकिन जमीन पर इसको कैसे उतारा जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। अमेरिका का ये प्लान तभी सफल हो सकता है जब वेनेजुएला के लोग उसकी गुलामी स्वीकार कर लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अराजकता फैलनी तय है। दूसरा अपडेट ग्रीनलैंड से। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदने के लिए आतुर है, सबको पता है। उनकी सरकार ने संसद को भी इसकी जानकारी दे दी है। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। इसमें ग्रीनलैंड की खरीद बिक्री का औपचारिक प्रस्ताव रखा जा सकता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये डेनमार्क देश के अंडर आता है। फिर भी ग्रीनलैंड को डेनमार्क से आजाद होने का अधिकार है। वो जनमत संग्रह करके ऐसा कर सकता है, लेकिन हाल फिलहाल उसका ऐसा कोई इरादा नहीं। जहां तक अमेरिका के हाथों बिकने की बात है, ग्रीनलैंड के 85% से ज्यादा लोग इसका विरोध करते रहे हैं। ट्रंप सरकार का कहना है कि आर्कटिक में चीन और रूस का प्रभाव रोकना जरूरी है। डेनमार्क की फौज इसके काबिल नहीं है, इसलिए ग्रीनलैंड हमारे पास होना जरूरी है। यूं तो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का एक मिलिट्री बेस पहले से है और 1951 की एक संधि के तहत उसको पूरे ग्रीनलैंड में कहीं भी नया बेस बनाने और अपने सैनिक उतारने की छूट है। उसको अलग से ग्रीनलैंड खरीदने की जरूरत नहीं है। मगर ट्रंप की जिद के आगे नियम, कानून और संधियों का कोई मतलब नहीं है। ग्रीनलैंड पर बढ़ते विवाद के बीच यूरोप में हलचल मची हुई है। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों ने ट्रंप के प्लान पर विरोध जताया है। उन्होंने ग्रीनलैंड की संप्रभुता को बचाने का वादा भी किया है, लेकिन अमेरिका के हमले की स्थिति में उनका कदम क्या होगा, इसको लेकर वे संशय में हैं। तीसरा अपडेट अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 में अमेरिका का डिफेंस बजट $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने की बात कही है। अभी ये $900 बिलियन के आसपास है। अगर ट्रंप का प्रस्ताव माना गया तो इसमें 50 से 60% की बढ़ोतरी करनी होगी। अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, उसका डिफेंस बजट $300 बिलियन से भी कम है, जबकि रूस $150 बिलियन के आसपास रहता है। तो जिस माहौल में ट्रंप डिफेंस पर खर्च बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे नए युद्धों की आशंका बढ़ती दिख रही है। ये दुनिया जिस दिशा में जा रही है उधर भविष्य अच्छा तो नहीं दिखता। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका जैसे चल रहा है वो 1930 के दशक के जर्मनी की याद दिलाता है। अपनी नस्ल को सर्वोच्च मानना, अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताना, दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जे की सनक और पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझने का अहंकार। जर्मनी की यह सोच दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ ले गई। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंची, लेकिन डिप्लोमेसी और नेताओं की समझदारी से कयामत टल जाती थी। अब की बार डिप्लोमेसी की गुंजाइश कम है और नेताओं का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। उम्मीद करें कि उन्हें सद्बुद्धि आए ताकि एक और महाबर्बादी को टाला जा सके। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दुनिया भर में होने वाली हलचलों पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आप तक तमाम बड़ी खबरें लाते रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ त्रिपाठी को विदा दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।